Good evening, dear students. Today, let us discuss about power factor, शक्ति गुणांक, जिसको हम लोग cos phi से डिनोट करते हैं. We denote it with cos phi. It is denoted by cos phi. ये बहुत important है. It is very important. So in this video, we will discuss what is cos phi, what is power factor, शक्ति गुणांक क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट पावर फैक्टर एंड व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ पावर फैक्टर का क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस क्या है, एंड हाउ टू इम्प्रूव पावर फैक्टर ऑफ एनी एसी सर्किट. किसी विद्युत परिपथ का शक्ति गुणांक कैसे इम्प्रूव करते हैं, कैसे सुधारते हैं. ये देखिए डायग्राम से दिस इमेज, ये इंडक्शन मोटर है. ये देखिए, इसको कंडेंसर या कैपेसिटर बोलते हैं. इसका उपयोग क्यों किया जाता है? इसका उपयोग सिंगल फेज़ मोटर में तो फेज स्प्लिट क्रिएट करने के लिए किया जाता है, साथ ही साथ इसका उपयोग पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए भी किया जाता है. इट इज़ यूज्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर. शक्ति गुणांक को सुधारने के लिए, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए ये कैपेसिटर या कंडेंसर यूज़ किया जाता है. बहुत इम्पॉर्टेंट है ये एलिमेंट इसमें. सो शक्ति गुणांक या पावर फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एसी में. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन एसी बिकॉज पावर, एक्टिव पावर डिपेंड्स ऑन दिस फैक्टर डायरेक्टली. तो पावर फैक्टर क्या है, इसके बारे में बात करेंगे. इसकी डेफिनीशन क्या है? पावर फैक्टर को हम बता चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. इट इज़ कॉल्ड कॉस फाई. तो इसकी डेफिनीशन जो है क्या है, इसकी डेफिनीशन तीन तरीके से दी जा सकती है. पहली डेफिनीशन ये है, कोसाइन ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट is called पावर फैक्टर. इसी को cos फाई बोलते हैं, शक्ति गुणांक. इट इज डिनोटेड बाई cos फाई. ये पहली डेफिनीशन है. कोसाइन ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड पावर फैक्टर. वोल्टेज और करंट के बीच कालांतर की कोज्या को शक्ति गुणांक कहते हैं. पहले डेफिनीशन दो. दूसरी डेफिनीशन देखिए, ये है रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस एंड इम्पीडेंस इन एनी सर्किट is called पावर फैक्टर. किसी भी परिपथ में, अधिकांशतः एसी परिपथ में ही होता है, क्योंकि इम्पीडेंस जो है एसी परिपथ से रिलेटेड होता है. ये डीसी परिपथ में इम्पीडेंस नहीं होता है. इसका मान रेजिस्टेंस के बराबर होता है. अगर इसको इम्पीडेंस कहेंगे तो अधिकांशतः ये एसी सर्किट में ही होता है. शक्ति गुणांक का संबंध किससे है? इट इज़ मेनली विथ AC. DC में तो इसका मान 1 ही होता है ऑलवेज. इट इज़ ऑलवेज 1 इन DC, बट इन AC इट इज़ रेलेवेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस एंड इम्पीडेंस इन एनी सर्किट इज़ कॉल्ड पावर फैक्टर, यानी R/Z. किसी सर्किट की रेजिस्टेंस और उसकी प्रतिबाधा का अनुपात शक्ति गुणांक कहलाता है. तीसरी डेफिनीशन, रेशियो ऑफ एक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर. अपरेंट पावर इज कॉल्ड पावर फैक्टर. दैट इज cos फाई इक्वल टू एक्टिव पावर मतलब P and apparent power is S. हेयर दिस इज R/Z, cos phi इक्वल टू R/Z. तो पावर फैक्टर को तीन प्रकार से परिभाषित
किया जा सकता है। तो ये जो है देखिए, इसका हमने बताया इट इज़ मेनली एसोसिएटेड विथ एसी, क्योंकि एसी में वोल्टेज और करंट जो होता है हमेशा सेम फेज में हो ये आवश्यक नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ पे वोल्टेज ये है और करंट ये है, इनके बीच देखिए कलांतर कितना है। यहाँ पे कलांतर है cos फाई का मान यहाँ पे 1, cos फाई का मान यहाँ 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे फाई का मान यहाँ पे 0 है। यहाँ दिख रहा है वोल्टेज इज 0 एंड करंट इज 0, दे आर गोइंग एट सेम टाइम, देयर 0 इज they are getting 0 value at same time and they are getting maximum value at same time, they are getting again 0 at same time, they are getting negative maximum at same time, so they are in same phase, so there is phase difference, that is 0 phase difference। कलांतर यहाँ पे 0 है, तो उस कलांतर 0 का आकाश 0 का मान कितना होगा, इट इज़ 1। तो यहाँ शक्ति गुणांक का मान cos फाई का मान यहाँ पे 1 होगा। यहाँ पे देखिए दिस इज़ वोल्टेज एंड करंट, ये कर्व वोल्टेज का है, इसका समीकरण लिखिए V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी के बाद में प्लस माइनस फाई नहीं लिखा है बिकॉज दिस कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम 0, सो इट इज़ टेकन एज ए रेफरेंस। करंट का समीकरण लिखिए I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी माइनस फाई, सपोज माइनस फाई। ये करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से, अगर इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे दिस कर्व टेक्स इट्स अ शेप लाइक दिस एंड दिस एंगल इज फाई। फाई का मान 0 से अधिक और 90 से कम होगा, ये लैग करेगा। पश्चिगामी करंट है, तो यहाँ शक्ति गुणांक का मान लेंगे cos फाई, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस यहाँ फाई है। हु इज लीडिंग, वोल्टेज इज लीडिंग, हु इज लैगिंग, करंट इज लैगिंग, करंट पश्चिगामी है। कलांतर कितना है फाई, तो यहाँ शक्ति गुणांक का मान कितना होगा cos फाई, और यहाँ लिखेंगे लैगिंग, पश्चिगामी है करंट इसलिए लैगिंग लिखेंगे। तीसरा देखिए, ये यहाँ पे ये वेव डायग्राम देखिए, वोल्टेज, दिस वोल्टेज V, इसका समीकरण क्या होगा, V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी होगा। करंट देखिए, इसको ले जाएंगे पीछे, ये यहाँ गया, सपोज ये यहाँ पे क्रॉस किया, ये एंगल है फाई। यहाँ पे करंट लैग कर रहा है, पश्चिगामी है, कैसे पता, लुक फ्रॉम दिस साइड, voltage is getting 0 value earlier, so it is leading, this is leading, and current is getting 0 value later, so it is lagging। करंट पश्चिगामी है, करंट पश्चिगामी है इसलिए शक्ति गुणांक भी पश्चिगामी होगा, लैगिंग करंट है, so पावर फैक्टर इज लैगिंग, पश्चिगामी होगा। तो पावर फैक्टर लीडिंग होगा कि लैगिंग होगा, ये करंट पे डिपेंड करता है। इफ़ करंट इज लैगिंग देन पावर फैक्टर इज लैगिंग। इफ़ करंट इज लीडिंग, फॉर एग्जांपल हेयर करंट यहाँ पे क्या होगी, I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी, प्लस फाई लिखेंगे, दिस टाइम वी राइट प्लस फाई बिकॉज करंट इज लीडिंग विथ एंगल फाई। कैसे पता चला, लुकिंग फ्रॉम दिस साइड, करंट इज गेटिंग 0 वैल्यू अर्लियर, सो इट इज लीडिंग, करंट इज लीडिंग, and voltage is getting 0 value later, so it is lagging, it is lagging, voltage is lagging। तो करंट लीड कर रहा है तो पावर फैक्टर लीडिंग होगा। सो यहाँ पे लीडिंग करंट है। लीडिंग करंट कहाँ होती है, जहाँ लोड में कैपेसिटेंस ज़्यादा होता है, कैपेसिटिव लोड। लैगिंग करंट कहाँ होती है, जहाँ लोड में इंडक्टेंस ज़्यादा होता है, ऐसे लोड को कहते हैं इंडक्टिव लोड। सेम फेज में या इन फेज करंट कहाँ होती है, रजिस्टिव लोड में। तो यहाँ पे देखिए पावर फैक्टर को क्या लिखा जाएगा, cos फाई, और आगे लिखा जाएगा लीडिंग, लीडिंग। तो पावर फैक्टर शक्ति गुणांक देखिए क्या है, हम अभी डेफिनेशन दे रहे थे। ये मान लीजिए वोल्टेज है और ये मान लीजिए करंट है। तो करंट है, वोल्टेज है, इनके बीच मान लीजिए ये कलांतर है, फेज डिफरेंस, देयर इज फेज डिफरेंस फाई। तो ये जो कलांतर होता है इनके बीच में, जैसे यहाँ कलांतर कितना है 0, यहाँ कलांतर कितना है फाई, करंट लैग कर रहा है, यहाँ कलांतर कितना है फाई, करंट लीड कर रहा है।
यहाँ फाई का मान दिया है 30 डिग्री। तो पावर फैक्टर क्या होता है, कोसाइन ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज दिस एंड करंट दिस, वोल्टेज और करंट के बीच कालांतर कितना है ये, इसकी कोज्या, इसी को कहते हैं शक्ति गुणांक, इसी को कहते हैं शक्ति गुणांक। दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर को दूसरे तरीके से भी परिभाषित किया जा सकता है, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस एंड इम्पीडेंस। तीसरे तरीके से रेशियो ऑफ एक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर। तो ये पावर फैक्टर की परिभाषाएं हैं। पावर फैक्टर का मान 0 से 1 के बीच वेरी करता है। इट वेरीज बिटवीन 0 and 1। इट कैन नॉट बी लेस देन 0, इट कैन नॉट बी मोर देन 1, क्योंकि कास फाई का न्यूनतम मान 0 और कास फाई का महत्तम मान 1 होता है। इसलिए पावर फैक्टर का मान ना तो 1 से अधिक होता है और ना ही 0 से कम होता है। सो इट वेरीज बिटवीन 0 and 1। ये 3 प्रकार का होता है। पहला पावर फैक्टर होता है जैसे कि यहाँ है, ये इन फेज करंट होती है तो वो पावर फैक्टर होता है यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर कब कहते हैं, जब cos फाई का मान होता है व्हेन cos फाई इक्वल टू 1। ऐसी दशा में देखिए ये यूनिटी पावर फैक्टर कब होता है, जब cos फाई 1 होता है। cos फाई 1 कब होता है, जब वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं, और दोनों सेम फेज में होते हैं तो कालांतर का मान होता है 0। कालांतर का मान 0 होने से cos फाई का मान होता है 1। ना करंट लीड करती है ना करंट लैग करती है वोल्टेज से। ऐसी दिशा में करंट वोल्टेज के सेम फेज में होता है, ऐसी करंट को कहते हैं इन फेज करंट। ऐसी सिचुएशन कहाँ पाई जाती है, डीसी में हमेशा ऐसी सिचुएशन पाई जाती है। डीसी में cos फाई का मान हमेशा 1 होता है, क्योंकि डीसी में वोल्टेज और करंट हमेशा सेम फेज में होते हैं। और एसी में कब पाई जाती है ये सिचुएशन, एसी में जब रजिस्टेंस प्योर रजिस्टिव लोड होता है, जैसे कि ये सर्किट हो ऐसा जिसमें केवल रजिस्टेंस हो एसी वोल्टेज सोर्स के अलावा। देयर इज़ वोल्टेज सोर्स विच इज़ ऑफ एसी एंड देयर इज़ दिस V इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी एंड देयर इज़ ओनली रजिस्टेंस, नो इंडक्टेंस, नो कैपेसिटेंस, केवल रजिस्टेंस होता है। तो ऐसे सर्किट होते हैं प्योर रजिस्टिव सर्किट, रजिस्टिव लोड बोलते हैं। उनमें करंट वोल्टेज सेम फेज में होते हैं ऐसे, और उनमें cos फाई का मान 1 होता है। ये एसी में सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल कंडीशन है, सबसे अच्छी कंडीशन यही है एसी में। पहला ये होता है यूनिटी पावर फैक्टर। दूसरा होता है लैगिंग पावर फैक्टर। लैगिंग पावर फैक्टर कब कहते हैं, जब वोल्टेज से करंट का मान जो होता है, करंट वो पश्चगामी होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, करंट को देखा जाता है वोल्टेज के सापेक्ष। वोल्टेज इज टेकन एज रेफरेंस एंड करंट इज कंपेयर्ड विथ वोल्टेज। अगर वोल्टेज से करंट लैग कर रही है, पश्चगामी है, तो शक्ति गुणांक जो होगा उसको जो भी मान मिलेगा, मान लीजिए यहाँ फाई का मान 60 डिग्री है सपोज, तो cos 60 का मान कितना होगा, cos 60 का मान होगा 0.5। यहाँ लिखेंगे लैगिंग, 0.5 लैगिंग, 0.5 लैगिंग लिखेंगे। क्यों, क्योंकि करंट वोल्टेज से यहाँ पे लैग कर रही है, करंट इज लैगिंग विथ वोल्टेज विथ एंगल 60 डिग्री। cos 60 का मान 0.5 या 1/2 होता है, तो ये पावर फैक्टर यहाँ कितना आएगा, 0.5 लैगिंग। तो यहाँ पे मान लीजिए फाई अगर 60 है तो यहाँ पावर फैक्टर कितना आएगा, 0.5 लैगिंग। तो लैगिंग करंट जो होती है, लैगिंग करंट पश्चगामी अगर होती है वोल्टेज से, तो पावर फैक्टर जो है वो लैगिंग होता है। ऐसा सिचुएशन कहाँ आता है, इंडक्टिव लोड में। इंडक्टिव लोड क्या होता है, जिसमें रजिस्टेंस की तुलना में ये जो है साथ में उसमें इंडक्टेंस भी होता है। देयर इज रेजिस्टेंस, देयर इंडक्टेंस आल्सो। ये इंडक्टिव लोड है, दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव लोड। ये वोल्टेज दिया है एसी, इंडक्टिव लोड है। अब यल का मान जितना अधिक होगा ये उतना ज़्यादा एंगल से लैग करेगा, यल का मान जितना कम होगा उतना ही कम एंगल से लैग करेगा करंट। और ये कितना एंगल से लैग कर सकता है, मिनिमम 0 से अधिक, अभी हम डिस्कस कर रहे थे, 0 से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम।
90 डिग्री भी हो सकता है जब ये केवल इंडक्टेंस हो, ओनली इंडक्टेंस, देन इट इज़ लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये इंडक्टिव लोड होते हैं, लैगिंग करंट होती है, तो पावर फैक्टर कहलाता है लैगिंग। तीसरा पावर फैक्टर होता है थर्ड, उसको कहते हैं लीडिंग पावर फैक्टर। लीडिंग पावर फैक्टर में क्या होता है, करंट वोल्टेज से लीड करता है। फॉर एग्जांपल हेयर करंट इज दिस, ये मान लीजिए वोल्टेज है, वोल्टेज V और करंट जो होगा ये I, ये लीड कर रहा है, करंट इज लीडिंग। मान लीजिए फाई का मान यहाँ पे है, फाई है, तो यहाँ पे पावर फैक्टर का मान कितना आएगा, कॉस फाई। इसके बाद लिखेंगे लीडिंग। क्यों लीडिंग लिखेंगे, बिकॉज करंट इज लीडिंग विथ वोल्टेज, वोल्टेज से करंट लीड कर रहा है, इसीलिए लीडिंग लिखेंगे। यहाँ पे फाई का मान अगर यहाँ पे भी 60 डिग्री हो तो यहाँ पे कॉस फाई का मान कितना आएगा, यहाँ पे कॉस फाई का मान भी 0.5 आएगा। तो देखिए लीडिंग और लैगिंग क्यों इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज यहाँ भी पावर फैक्टर 0.5 है, यहाँ भी पावर फैक्टर 0.5 है, बट दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, देखिए अंतर। यहाँ वोल्टेज देखिए, यहाँ है करंट जा रही है ऊपर 60 डिग्री से, यहाँ देखिए वोल्टेज यहाँ है उसी सीध में है, करंट ऊपर नहीं जा रही है बल्कि नीचे जा रही है 60 डिग्री से। तो ये जो कलांतर हो सकता है, फेज डिफरेंस, ये V, तो I इधर भी हो सकता है 60 डिग्री, I इधर भी हो सकता है 60 डिग्री। तो I अगर इधर है तो पावर फैक्टर को लीडिंग लिखा जाएगा, जैसे कि यहाँ। अगर I नीचे है तो पावर फैक्टर को लैगिंग लिखा जाएगा, जैसे यहाँ। तो लीडिंग और लैगिंग का जो कॉन्सेप्ट है इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इससे ये पता चलता है कि वोल्टेज से करंट लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है। इफ पावर फैक्टर इज लैगिंग, फॉर एग्जांपल हेयर, देन करंट लैग्स। इफ पावर फैक्टर इज लीडिंग, फॉर एग्जांपल हेयर, देन करंट इज लीडिंग। सो लीडिंग और लैगिंग इसीलिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो पावर फैक्टर से हमको एक तो ये सूचना मिलती है कलांतर कितना है, पावर फैक्टर से हमको फाई पता चल जाता है तुरंत कितना है, और क्या पता चल जाता है, कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है। अगर फाई का मान 0 आया तो कोई लीड लैग नहीं है, देयर इज सेम फेस। और फाई का मान कुछ भी आया, 10 डिग्री 20 डिग्री 1 डिग्री भी आया और 90 डिग्री या उससे कम आया, कुछ भी आया, तो कलांतर मालूम चल जाएगा, फेज डिफरेंस मालूम चल जाएगा। लेकिन कौन लीड कर रहा है कौन लैग, ये तभी पता चलेगा जब पावर फैक्टर के साथ में हम लीडिंग और लैगिंग लिखेंगे। इसीलिए पावर फैक्टर में लीडिंग और लैगिंग लिखना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट लीडिंग एंड लैगिंग, बिकॉज इट इंडिकेट्स वेदर करंट इज़ लीडिंग और इट इज़ लैगिंग। सो लीडिंग एंड लैगिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है शक्ति गुणांक में। इसको शक्ति गुणांक क्यों कहते हैं, क्योंकि शक्ति जो है जिसको हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे वो होता है VI cos फाई, ये होती है अपरेंट पावर, आभासी शक्ति। तो आभासी शक्ति का कितना भाग वास्तविक शक्ति होगा ये इसी फैक्टर पे डिपेंड करता है, इसी फैक्टर पे डिपेंड करता है। इसीलिए इस फैक्टर को कहते हैं पावर फैक्टर। जिस पावर की हम बात करते हैं वो कौन सी पावर होती है, एक्टिव पावर। तो वो पावर इसी फैक्टर पे सीधे डिपेंड करती है, उसके समानुपाती होती है, इसीलिए इस फैक्टर को बोलते हैं, दैट इज़ वाई दिस फैक्टर इज कॉल्ड पावर फैक्टर। अब हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे पावर फैक्टर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं cos फाई से। इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन 0 एंड 1, 0 से 1 के बीच में इसका मान होता है, ये हम बता चुके हैं। इसका मान 3 होता है, 3 प्रकार से, एक होता है यूनिटी, दूसरा होता है लैगिंग, तीसरा होता है लीडिंग। लीडिंग कब होता है, लैगिंग कब होता है, यूनिटी कब होता है, when they are in same phase current and voltage। लैगिंग कब होता है, when voltage से current लैग करता है, when current lags with voltage then power factor is lagging। लीडिंग कब होता है, when current leads with voltage then power factor is called leading। ये तो आपको मालूम चल गया। तो पावर फैक्टर को कैलकुलेट करने की कितनी विधियां हैं, 3। पहली विधि क्या है, देखिए ये क्या है, वोल्टेज। ये क्या है, व्हाट इज दिस इज करंट। ये क्या है, कलांतर। फाई का मान कितना है, 30 डिग्री फॉर एग्जांपल हेयर। तो आपको पावर फैक्टर निकालना हो तो उसकी 3 विधियां हैं। पहली विधि, कलांतर मालूम हो जाए अगर किसी प्रकार से, तो आप उसका कॉस ले लेंगे,
देन यू गेट पावर फैक्टर। यहाँ लिखेंगे लैगिंग बिकॉज करंट इज लैगिंग। अगर करंट ऊपर जाता 30 डिग्री तो लिखते cos 30 लीडिंग। तो ये लीडिंग और लैगिंग लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ द करंट वेदर इट इज़ लैगिंग और लीडिंग। इफ़ इट इज़ लैगिंग देन पावर फैक्टर इज लैगिंग, इफ़ इट इज़ लीडिंग देन पावर फैक्टर इज लीडिंग। तो ये पहला विधि है पावर फैक्टर कैलकुलेट करने का। दूसरा विधि देखिए, दूसरी विधि हमने बताया था ये सेकंड मेथड है, रेशियो ऑफ किसी भी एसी परिपथ में, ये एसी परिपथ है तो उसका रजिस्टेंस होगा, उसमें अगर इंडक्टर है तो उसमें एक्सएल होगा, अगर उसमें कैपेसिटर है तो उसमें एक्ससी होगा। इनकी बातें करेंगे हम आगे चल के, विल डिस्कस। ये जो है रजिस्टेंस होता है प्रतिरोध, और ये जो होता है एक्सएल और एक्ससी का जो रिजल्टेंट होता है उसको यक्स बोलते हैं। तो ये जो प्रतिबाधा होती है जेड वो होती है √r² प्लस x²। तो यक्स क्या है, रिएक्टेंस प्रतिघात। तो ये देखिए इससे बनता है एक प्रतिबाधा त्रिभुज, जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। प्रतिबाधा त्रिभुज बनता है ऐसे, ये इंडक्टिव लोड के लिए ऐसे बनता है, कैपेसिटिव लोड के लिए नीचे जाता है यक्स। तो ये बनता है प्रतिबाधा त्रिभुज ये। तो प्रतिबाधा के जो घटक हैं, दो घटक होते हैं, एक रेजिस्टेंस वो होता है आधार पर उसको लिखते हैं। दूसरा प्रतिबाधा का घटक होता है रिएक्टेंस, जिसको प्रतिघात बोलते हैं, उसको त्रिभुज के लंब द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वी रिप्रेजेंट विद दिस परपेंडिकुलर, रिएक्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय परपेंडिकुलर। तीसरा प्रतिबाधा, ये दूसरा घटक है, तीसरा तो ये प्रतिबाधा जो है खुद है। इसके ही ये दो घटक हैं, इन दो घटक को आधार बेस और इसको रिएक्टेंस को इसके परपेंडिकुलर या लंब से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रतिबाधा इस प्रकार से इनके बीच में आपस में संबंध होता है। ये एंगल होता है फाई कलांतर, फेज डिफरेंस, ये दिस इज फाई फेज डिफरेंस कलांतर। ये त्रिभुज है ABC, इसमें कॉस ले लीजिए, cos फाई ले लीजिए इस त्रिभुज में, टेकिंग cos फाई। तो ये हो जाएगा बेस अपान दिस डायगोनल, यानी रेजिस्टेंस अपान इम्पीडेंस। ये इस तरह से प्रतिबाधा मालूम हो और प्रतिरोध मालूम हो तो प्रतिरोध और प्रतिबाधा का अनुपात ले लेंगे तो आपको पावर फैक्टर पता चल जाएगा इस सर्किट का। सो व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ दिस सर्किट, रेजिस्टेंस अपान इम्पीडेंस। ये इस तरह से प्रतिबाधा निकाल सकते हैं। दूसरा विधि है पावर फैक्टर निकालने की, ये दूसरी विधि है। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर cos फाई बाई रेजिस्टेंस एंड इम्पीडेंस रेशियो। तीसरी विधि देखिए, हमने पिछले वीडियो में बताया था पावर ट्रायंगल, शक्ति त्रिभुज। शक्ति ये इस तरह का अगर सर्किट होता है तो उसमें जो शक्ति त्रिभुज होता है वो हमने बताया था, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज S एंड दिस एंगल इज फाई। पिछले वीडियो में हमने बताया था P फेजर प्लस Q फेजर इक्वल टू S फेजर। दिस ये S है, यस दिस इज अपरेंट पावर, ये होता है VI। दिस इज एक्टिव पावर, ये होता है VI cos फाई, एंड दिस इज Q, ये होता है Q क्या होता है, रिएक्टिव पावर, दिस इज VI sin फाई। ये क्या है, दिस इज रिएक्टिव पावर यानी VI sin फाई यानी Q। ऐसा पावर ट्रायंगल कब बनता है, जब करंट लीड करती है, जैसे कि ऐसे, दिस इज वोल्टेज एंड दिस इज करंट इज लीडिंग सपोज विथ एंगल फाई, ये एंगल फाई से लीड कर रही है। तो जो बनता है शक्ति त्रिभुज या पावर ट्रायंगल जो बनता है तो इस तरह का बनता है। लीडिंग करंट पे ऐसा बनता है, लैगिंग करंट पे ऐसा बनता है। जैसा पिछला वीडियो में हमने डिस्कस किया था, लैगिंग करंट पे इम्पीडेंस पावर ट्रायंगल उल्टा बनता है नीचे की तरफ ऐसे, लीडिंग करंट पे पावर ट्रायंगल बनता है ऊपर की तरफ ऐसे, इस प्रकार। तो ये क्या है, ये है P इक्वल टू VI cos फाई। ये क्या है, Q इक्वल टू VI sin फाई। ये रिएक्टिव पावर है, एक्टिव पावर है। ये क्या है, S इक्वल टू VI, ये अपरेंट पावर है। तो इस त्रिभुज में ABC में आप cos फाई ले लीजिए तो cos फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos फाई इक्वल टू दिस, ये होता है AB अपान AC
तो ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है एक्टिव पावर यानी P अपान ए सी का मान कितना है, यस, दिस इज cos फाई, P अपान यस। रेशियो ऑफ एक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर इज कॉल्ड पावर फैक्टर। शक्ति गुणांक इस तरह से निकाल सकते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे, P इक्वल टू वी आई कॉस फाई, S इक्वल टू वी आई से वी आई कैंसिल हो जाएगा, तो ये कॉस फाई ही बचेगा फाइनली। तो आपको अगर किलोवाट पता हो और केवीए पता हो तो उसका रेशियो ले लीजिए, वाट पता हो और वीए पता हो तो उसका रेशियो ले लीजिए, तो कॉस फाई निकल जाएगा। इस तरह से भी आपको किलोवाट पता हो, केवीए पता हो तो उसका रेशियो ले लीजिए, KW अपान KVA। या आपको मेगावाट पता हो और MVA मालूम हो तो आप कॉस फाई इक्वल टू मेगावाट अपान MVA, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। सो एक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर, इनका अनुपात वो शक्ति गुणांक कहलाता है। एक्टिव पावर और अपरेंट पावर का जो अनुपात होता है वो शक्ति गुणांक कहलाता है, शक्ति गुणांक कॉस फाई। अब डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का क्या महत्व है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कॉस फाई इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ देखिए, हमने बताया था आपको 3 पावर होती हैं। पहली पावर होती है अपरेंट पावर, S इक्वल टू वी आई। दूसरी पावर होती है एक्टिव पावर, P इक्वल टू वी आई कॉस फाई। तीसरी पावर होती है रिएक्टिव पावर, Q इक्वल टू वी आई साइन फाई। ये 3 पावर की बात हमने की थी पिछले वीडियो में। पावर 3 प्रकार की होती हैं। तो पावर फैक्टर का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, हाउ इट इज़ रेलेवेंट। तो देखिए, ये देखिए अपरेंट पावर क्या है, ये जिसके बारे में हमने बात किया था। यू आर पेइंग फॉर दिस इज अपरेंट पावर, यू आर पेइंग फॉर दिस KVA या VA या MVA। ये क्या है, ये रिएक्टिव पावर है, दिस इज Q। KVAR या VAR या MVAR होगा। मेगा वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव अथवा वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव होगा। तीसरी देखिए, ये क्या है, एक्टिव पावर है। ये कितना होगी, इधर वाट होगी या किलोवाट होगी या मेगावाट होगी। तो यूनिट जो होंगी तीनों की मिलती होंगी। अगर VA है तो ये VAR होगा, ये वाट होगा। अगर ये KVA है तो ये KVAR होगा और ये होगा किलोवाट। अगर ये MVA है तो ये वाला MVAR होगा और ये मेगावाट होगा। ये है इस तरह। तो इसके बारे में हमने बताया था कि टोटल अवेलेबल पावर कितना है, वी आर पेइंग फॉर दिस। ये हमने पे किया है इसके लिए, ये पूरा जो है, तो ये टोटल है, अवेलेबल है, टोटल अवेलेबल पावर। अब हमारे लिए यूज़फुल कितना है, बीयर। देखिए जितना बीयर है वो यूज़फुल है, दिस इज यूज़फुल फॉर अस। और ये जो भाग है, दिस पार्ट इज़ नॉट यूज़फुल फॉर अस, ये यूज़फुल नहीं है हमारे लिए। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं ये अधिक भाग हो, दिस इज इट शुड बी मोर। P इक्वल टू वी आई कॉस फाई है, तो P का मान कितना अधिक होगा, वी आई तो कांस्टेंट है, ये भाग तो कांस्टेंट है ना, दिस इज कांस्टेंट। यही है वी आई, यही है वी आई, यही है बी आई, यही है S, दिस इज कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है। लेकिन ये भाग कितना अधिक होगा या कितना कम होगा, ये इसी पे डिपेंड करेगा। अगर इसका मान 0.5 है, सपोज कॉस फाई इक्वल टू है 0.5, इसका मतलब है कि 50% आपको ये मिलेगा, बाकी 50% ये फोम है, केवल 50% आपको मिलेगा ये बियर। सो दिस इज यूजफुल फॉर यू ओनली 50%, यू आर यूजिंग 50%, यू आर पेइंग फॉर फुल एंड यू आर यूजिंग 50%। जितना आप पे कर रहे हैं जितने के लिए, उसका 50% ही आपके लिए उपयोगी है, बाकी तो अनुपयोगी है। अगर इसको और बढ़ा के कर दें 0.6 कॉस फाई को कर दें,
तो ये जो ग्लास है इसका 60% भाग बियर होगा और 40% जो भाग होगा वो फोएम होगा। तो ये बियर यहाँ तक फिर भर जाएगा, ये यहाँ तक होगा, यहाँ तक। देखिए पावर फैक्टर बढ़ने से क्या फ़र्क पड़ रहा है। और पावर फैक्टर बढ़ गया, सपोज कॉस फाई का मान हो गया 0.7 होगा, तो ये जो है 50%, जो अभी 60% हुआ है, ये हो जाएगा 70%। यूज़फुल जो भाग है, ये यूज़फुल, हम बोले थे ना इसको यूज़फुल है, दिस इज द यूज़फुल पार्ट, ये हो जाएगा 70%। और जो यूज़फुल नहीं है आपके लिए, ये है रिएक्टिव पार्ट, ये वो बचेगा 30%। आप 70% यूज़ कर रहे हो, 30% यूज़ नहीं कर पा रहे हो। तो पावर फैक्टर अगर 0.7 है, इसका मतलब आप एपरेंट पावर का 0.7 भाग जो है, या 70% के रूप में 70% और फ्रैक्शन के रूप में 0.7, तो अपरेंट पावर का 70% भाग जो है यूज़फुल कर पा रहे हैं। यूज़फुल, इट इज़ यूज़फुल। और बढ़ाइए कॉस फाई का मान, सपोज कॉस फाई का मान कर दीजिए 0.8, तो इसका मतलब 80% ये गिलास भरा हुआ है बियर से, विच इज़ यूज़फुल। 20% जो है वो यूज़फुल नहीं है, 80% भरा हुआ है वो यूज़फुल है, 80% बियर है। सो आप जो पे कर रहे थे, आपने मान लीजिए इस गिलास के लिए पे किया है 1000 रुपीज़, तो 80% भरा रहेगा तो ज़्यादा यूज़फुल है, और 20% ही आपका यूज़ नहीं हो पा रहा है। और पावर फैक्टर बढ़ाइए, कॉस फाई इक्वल टू 0.9, तो ये गिलास में 90% बियर होगा, 10% फोएम होगा। सो यू आर यूजिंग बेटर, 90% ये गिलास भरा हुआ है। सो यू आर यूजिंग 90% ऑफ दिस अपरेंट पावर। इस अपरेंट पावर का कितना भाग आप यूज़ कर पा रहे हैं? 90% यूज़ कर पा रहे हैं। और पावर फैक्टर का मान अगर आप कर दें 1, तो ये जो भाग हो जाएगा कॉस फाई, इफ पावर फैक्टर इज कॉस फाई इज 1, इफ कॉस फाई इज 1 देन साइन फाई कितना होगा? 0। तो आप कैलकुलेट करेंगे तीनों पावर, तो S इक्वल टू वी आई अपरेंट पावर, P इक्वल टू वी आई कॉस फाई का मान हो जाएगा 1 एंड Q इक्वल टू 0। नो रिएक्टिव पावर, पूरी अपरेंट पावर उपयोगी हो जाएगी, हमारे लिए यूज़फुल होगी। सो इफ़ पावर फैक्टर इज़ 1, इसका मतलब है, देखिए इस एग्जांपल में बियर फुल भरा हुआ है, कोई यहाँ फोएम नहीं है, पूरा फुल भरा हुआ है। आपने जो 1000 रुपया दिया है उसका पूरा का पूरा आप यूज़ कर पा रहे हैं, फुल यूज़। ये पावर फैक्टर का मतलब है। सो आवर ऑब्जेक्टिव शुड बी टू try to reach here at this position 1. If power factor is 1, if cos phi is 1, then it is best condition, and if power factor is 0, then it is worst condition. तो अगर 0 पावर फैक्टर हो तो देखिए क्या होगा इस गिलास में, इस गिलास में क्या होगा? नो बियर, पूरा इसका कब्जा होगा इस फोएम का, यहाँ पूरा आपको फोएम दे दिया जाए। लीजिए 1000 रुपये में फोएम पूरा आप यहाँ पे फेना पीजिए। सो इट इज़ नॉट डिज़ायरेबल, इट इज़ अनडिज़ायरेबल। सो पावर फैक्टर 0 का मतलब नो यूज, अपरेंट पावर का कोई उपयोग भी नहीं हो पाएगा अगर पावर फैक्टर 0 हुआ तो इसलिए पावर फैक्टर का मान जितना 1 के पास होगा उतना अच्छा होगा। हम हमेशा प्रयास करते हैं इसका मान 1 के पास रहे। जनरली इसका मान 0.95, 0.98, 0.99 इस तरह से होता है, इट डिपेंड्स ऑन दी सर्किट। ये देखिए यहाँ से समझिए अपरेंट पावर फैक्टर का महत्व क्या है, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ये मान लीजिए हमको चाहिए 100 किलोवाट। अगर कलांतर ज़्यादा है, इफ फेज डिफरेंस इज मोर, जैसे कि यहाँ है, तो जो रिएक्टिव पावर होगी वो ज़्यादा होगी, इट इज़ मोर, और अपरेंट पावर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी 100 किलोवाट पैदा करने के लिए। ज़्यादा अपरेंट पावर है, यहाँ देखिए ये फेजर, इट इज़ मोर। अपरेंट पावर मान लीजिए यहाँ पे है 150 VA,
तो आपको पे करना पड़ेगा इतने के लिए, 150 के लिए। इट इज़ किलोवाट, देन इट इज़ केवीए। इसको किलो वोल्ट एम्पियर कर लीजिए क्योंकि यहाँ किलोवाट लिखा है। देखिए ज़्यादा आप केवीए लेंगे तब इतना मिलेगा, तो इसके लिए पे करना पड़ेगा आपको। पे कर रहे हैं 150 केवीए के लिए, मिल रहा है 100 केवीए। उपयोग कर पा रहे हैं 100, ले रहे हैं 150 के, पैसा दे रहे हैं 150 का। क्यों? क्योंकि कलांतर ज़्यादा है। अभी कलांतर और कम कर लीजिए, यहाँ पे φ1 है तो यहाँ पे cos φ1 होगा। φ1 का मान मान लीजिए φ1 का मान मान लीजिए 60 डिग्री है, 60 डिग्री, तो cos φ1 का मान कितना होगा? 0.5। अब क्या किया, दूसरी बार हमने देखिए φ1 को φ2 को कम कर दिया, कलांतर कम कर दिया, फेज डिफरेंस कम कर दिया। अभी भी उतना चाहिए हमको, 100 किलोवाट ही चाहिए, लोड लगाना है 100 किलोवाट। अब देखिए रिएक्टिव पावर घट जाएगी, ये द पार्ट विच इज़ नॉट बीइंग यूजफुल इज लेस। अब आपको कम जो है केवीए की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे मान लीजिए φ2 का मान लीजिए 10 डिग्री है, तो यहाँ पे cos 10 मान जो भी होगा ये इससे ज़्यादा आएगा। तो ये यहाँ पे अब इस बार कितना लगेगा हमको, मान लीजिए 110 केवीए। ये तो ये देखिए अपरेंट पावर की कम ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे अपरेंट पावर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी उतने ही किलोवाट के लिए। तो पावर फैक्टर या cos फाई या फाई का मान जितना कम होगा, cos फाई का मान उतना अधिक होगा। तो पावर फैक्टर बढ़ाने का तरीका क्या है, कैसे बढ़ाते हैं, कैसे इम्प्रूव करते हैं? हाउ टू इंक्रीज पावर फैक्टर। फाई का मान कम करते हैं, और कम करिए और बढ़ेगा पावर फैक्टर, और कम करिए और पावर फैक्टर बढ़ेगा। 0 कर दीजिए फाई का मान, देखिए ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा का मतलब यस इक्वल टू पी हो जाएगा। अपरेंट पावर और एक्टिव पावर बराबर एंड क्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो दिस इज द आइडियल कंडीशन, बेस्ट कंडीशन। वी वांट दिस कंडीशन बिकॉज वी आर पेइंग फॉर दिस। इसके लिए हम पे करते हैं, तो हम पूरा यूज़ कर लेंगे, फुल यूटिलाइजेशन। हमने लिया कितना, 100 केवीए, यूज कितना किया, 100 किलोवाट, बेस्ट आइडियल, पूरा यूज कर डाला हमने। तो यहाँ पे ऑपरेंट पावर कितनी है और एक्टिव पावर कितनी है, दे आर सेम। रिएक्टिव पावर कितनी है, 0, क्यू 0। तो ये तो सिग्निफिकेंस ऑफ पावर फैक्टर आपको क्या समझ में आया? द एक्टिव पावर P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos फाई। जितना अधिक इसका मान होगा एक्टिव पावर का मान उतना अधिक होगा, और जितना कम इसका मान होगा उतना ही एक्टिव पावर का मान कम होगा। सो एक्टिव पावर डिपेंड्स ऑन दिस फैक्टर। सो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा पावर पे काम करते हैं, अगर पावर फैक्टर में 0.1 का भी इम्प्रूवमेंट हो जाए, बढ़ जाए, तो हमको कई मेगावाट की पावर सेव हो जाती है, कई करोड़ों रुपए की सेविंग हो जाती है। इसलिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। बड़े जहाँ ज़्यादा पावर एप्लीकेशन है, यूज़ हो रहा है जहाँ ज़्यादा मात्रा में, वहाँ पे पावर फैक्टर का मान 0.1 बढ़ाने से आप कई करोड़ रुपया सेव कर सकते हैं। यू कैन सेव मैनी करोड़ रुपीज़। ये पहला सिग्निफिकेंस है। दूसरा, अगर cos फाई मालूम हो तो आप रजिस्टेंस और इम्पेडेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा, अगर cos फाई मालूम हो तो ऑपरेंट पावर, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर, ये सब आपस में आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी कैलकुलेट की जा सकती हैं विद द हेल्प ऑफ पावर फैक्टर। सो पावर फैक्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब लास्ट डिस्कशन ये करते हैं कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव कैसे करते हैं, सुधारते कैसे हैं। हाउ टू इम्प्रूव पावर फैक्टर, cos फाई कैसे बढ़ाते हैं। इसका मान बताया 0 से 1 के बीच वेरी करता है। आइडियल कंडीशन क्या है, 1 होना चाहिए। तो 1 के पास कैसे ले जाते हैं, देखिए अधिक मैंने बताया था, ये मोटर है, मान लीजिए दिस इज़ अ मोटर। मोटर के अंदर क्या होता है, मोटर के अंदर होती है वाइंडिंग, ये कॉइल, इसी में टार्क डेवलप होता है। तो कॉइल में क्या होता है, कॉइल में होता है रेजिस्टेंस R और कॉइल में होता है इंडक्टेंस L। ये मोटर के अंदर ये होता है। इसकी वजह से करंट लैग करती है, हमने बताया था। इसी वजह से अधिकांश सर्किट में जो करंट होती है वोल्टेज से लैग करती है। तो देखिए ये जोड़ा है सर, इसको सप्लाई दिया है, ये भी AC सप्लाई दिया है इसको। ये मोटर है,
ये है मोटर, मोटर चल रही है। मोटर के अंदर क्या है हमने बताया, आर है और यल है, ये और ये है, ये दिस इज आर दिस इज यल, ये है। मोटर में करंट जा रही है, कितना जा रही है मोटर में करंट, मान लीजिए मोटर में करंट जा रही है आई, इसको मान लीजिए मोटर में जो करंट जा रही है आई। तो आप फेजर डायग्राम ड्रा करिए इसका, अभी इसको भूल जाइए, अभी इसको आईसी को भूल जाइए, कैपेसिटर जोड़ने पे ये अलग इसका प्रभाव पड़ेगा। देखिए अब अभी इसको भूल जाइए, फॉरगेट दिस। अभी मान लीजिए कि ये जुड़ा ही नहीं है, सपोज ये जुड़ा ही नहीं है, अभी ये जुड़ा नहीं है, अभी करंट आ रही है इधर से आई, तो वी और आई के बीच में आप फेजर डायग्राम ड्रा करिए। वी को रेफरेंस ले लीजिए, ले लिया रेफरेंस, आई को खींचिए फेजर, ये आई करंट लैग कर रही है ना, लैग करती है, पश्चिगामी होती है आई। ये इंडक्टेंस वैल्यू काफ़ी अधिक होता है, इसकी वजह से करंट काफ़ी ज़्यादा एंगल से लैग कर रही है। देखिए फाई वन एंगल से लैग कर रही है करंट। तो इस समय पावर फैक्टर का मान कितना है, इस समय पावर फैक्टर का मान है cos फाई वन, लैगिंग पश्चिगामी है। अब क्या करेंगे, हम पावर फैक्टर इंप्रूव करना चाहते हैं, तो इंप्रूव करने के लिए ये लगाते हैं, देखिए कंडेंसर पैरेलल में लगा देते हैं, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर पैरेलल में लगाएंगे, यहाँ जब मोटर के यहाँ जोड़ दिया तो कैपेसिटर लगाने का क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए कैपेसिटर ये लग गया पैरेलल में, मोटर के पैरेलल में लगा दिया कैपेसिटर, तो कैपेसिटर में भी करंट जाएगी इधर से, पैरेलल में जोड़ा है तो ये करंट जा रही है। तो अब मोटर में जो करंट जा रही थी पहले आई और अब कैपेसिटर में भी करंट जा रही है आईसी, तो अब जो करंट जाएगी यहाँ सप्लाई से, वो करंट जाएगी मान लीजिए आई डैश, या इसको यहाँ पे इसमें आई डैश लिखा गया है सपोज, मान लीजिए अब जो करंट जाएगी रिजल्टेंट आई डैश जाएगी, आई डैश, अब ये करंट जाएगी। तो अब पावर फैक्टर डिपेंड करेगा इस करंट के एंगल पे। हाँ जी, देखिए ये कैपेसिटर क्या करता है, इसका बिहेवियर आपको मालूम है कि कैपेसिटर में जो करंट जाती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है, ये आगे चल के हम डिस्कस भी करेंगे। द करंट गोइंग इन द कैपेसिटर लीड्स, कैपेसिटर या इसको कंडेंसर भी बोलते हैं, कंडेंसर और कैपेसिटर, ये इसको जोड़ने से क्या होता है सर्किट में, देखिए इसको जोड़ने से ये करंट को लीड कराता है। तो इसमें जो करंट जाएगी कैपेसिटर में आईसी, ये क्या करेगी, वोल्टेज से लीड करेगी। ये वोल्टेज है, दिस इज वोल्टेज एंड दिस करंट इज आईसी, ये कैपेसिटर में जाने वाली करंट है। तो पहले करंट जा रही थी ये आई, कैपेसिटर के कारण करंट जा रही है आईसी जो कि लीडिंग है, इसके कारण जा रही थी करंट लैगिंग, ये लैगिंग करंट थी। कैपेसिटर के कारण जो करंट जाएगी वो लीडिंग करंट जाएगी, क्योंकि ये लीड कराता है। तो अब कुल जो करंट जा रही है रिजल्टेंट करंट यहाँ से सप्लाई से, वो कितना जाएगी, इसका और इसका रिजल्टेंट ले लीजिए, इस करंट का और इस करंट का रिजल्टेंट ले लीजिए, तो वो जो होगी रिजल्टेंट करंट होगी। तो इसका यहाँ से एक पैरेललोग्राम खींच लीजिए, यहाँ पे देखिए ये इसके पैरेलल में आई लंबाई की यहाँ से एक लाइन खींच लीजिए, ये आई लंबाई की ये, और यहाँ से इसके पैरेलल में ये आईसी लंबाई का है, ये आईसी है, ये आई है। ये दोनों जहाँ मिलेंगे ये दोनों का रिजल्टेंट है आईसी और आई का रिजल्टेंट कितना होगा, ये है आई डैश, ये। अब ये करंट देखिए रिजल्टेंट करंट है ये, तो पावर फैक्टर इस करंट पे डिपेंड करेगा, इसके एंगल पे डिपेंड करेगा। तो इसका एंगल देखिए वोल्टेज से, ये है फाई 2, कम हो गया। पहले जो करंट थी वो ज़्यादा एंगल से लैग कर रही थी, पहले जो एंगल था ज़्यादा एंगल था, अभी जो एंगल है कम एंगल हो गया है। फाई 2 इज लेस देन फाई 1, सो cos फाई 2 जो होगा दैट इज ग्रेटर देन cos फाई 1। cos फाई 1 से cos फाई 2 ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि फाई 2 का मान फाई 1 से कम है। तो कैपेसिटर करंट को लीड कराता है, इसको लगाने से क्या करता है, क्या होता है, ये जो मोटर की वजह से जो लैग करंट हो रही है उसको ये क्या करता है, लीडिंग करंट उसको उस लैग एंगल को कम कर देता है। देखिए
और ज़्यादा कैपेसिटर वैल्यू का कैपेसिटेंस होता तो और कम कर देता, यहाँ आ जाता रिजल्टेंट, यहाँ और ज़्यादा कैपेसिटेंस वैल्यू का होता तो इनका रिजल्टेंट और यहाँ आ जाता पास, ये और तो ये एंगल जो लैग कर रहा है और कम होता चला जाएगा जैसे जैसे कैपेसिटेंस वैल्यू का मान बढ़ता जाएगा और ज़्यादा, और जो है ये पास आ जाएगा। सो एंगल ऑफ लैगिंग इज गेटिंग क्लोजर टू दिस वोल्टेज। तो जितना ये फाई का मान कम होता जाएगा कॉस फाई का मान वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। इस तरह से पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ने से वो लीडिंग करंट बहाता है जो कि लैगिंग करंट को क्या करता है, उसको कम करता है, उसके फेज एंगल को जो वोल्टेज से लैग कर रहा है और रिजल्टेंट करंट को कम करता है। ये तो कम एंगल से लैग करेगा तो पावर फैक्टर इम्प्रूव होता है, पावर फैक्टर का मान बढ़ता है। इफ़ cos फाई इज मोर, इफ़ फाई इज लेस, फाई का मान कम होता चला जाएगा तो cos फाई का मान बढ़ता चला जाएगा। इस प्रकार से कैपेसिटर या कंडेंसर या सिंक्रोनस मोटर ओवर एक्साइटेड, जिसको हम लोग सिंक्रोनस कंडेंसर भी बोलते हैं, उनका उपयोग भी पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट में किया जाता है। पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए यही सब यूज़ करते हैं हम लोग ये। और पावर फैक्टर का मान कहाँ ले जाने का प्रयास करते हैं, क्लोज टू 1, बिकॉज इफ़ इट इज़ 1 देन एक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर दे आर इक्वल एंड रिएक्टिव पावर इज 0। बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर का बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है। तो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट इस प्रकार से करते हैं। पावर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी पे एक्टिव पावर डिपेंड करती है। और पावर फैक्टर इम्प्रूव करके हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं इस कैपेसिटर में, इसकी तुलना में जो पावर फैक्टर इम्प्रूव हो करके पावर बचा रहा है, सेविंग कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। ये जो पैसा हमने खर्च किया कंडेंसर में, ये पावर सेविंग इतना ज़्यादा करेगा कि वो जो हमने पैसा खर्च किया है वो उससे कंपनसेट हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। कई बार हम इस पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। इफ़ वी आर डीलिंग विथ सेवरल हंड्रेड्स ऑफ और थाउजेंड्स ऑफ मेगावाट, देन वी इन्वेस्ट so much money in this capacitor और सिंक्रोनस कंडेंसर और कैपेसिटर बैंक। समटाइम्स कैपेसिटर बैंक लगाते हैं बड़े बड़े पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए। इस तरह के कॉन्सेप्ट यही है सभी में कि अधिकांश करंट लैग करती हैं, कैपेसिटर लगाने से वो करंट को लीड कराता है, रिजल्टेंट करंट को वो क्या करता है, रिजल्टेंट करंट को कम एंगल से लैग कराता है, जिससे कि फाई का मान कम हो जाता है और कॉस फाई का मान बढ़ जाता है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो